कहीं मैं इफेक्टेड तो नहीं हूँ, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं था जी। मैंने जांच करवाया तो पॉजिटिव दे दिया जी। अब पॉजिटिव दिया तो मैं ये अपने आप में फीलिंग किया कि मुझे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। वो हेपेटाइटिस है ना ये भी कोई प्रॉब्लम है जी जी जी। ठीक, मैंने काफ़ी नहीं किया तो मैं कुछ बोल दिमाग से आप बोलना चाहते हैं कि ये स्टेरॉइड। हाँ, स्टेरॉइड तो स्टेरॉइड मैंने काफी सेव कर उस समय काफी चल रहा था कि मैं स्टेरॉइड लेने से जो है लंग्स को जो है डैमेज। हाँ, तो मैंने कहा चलो एक स्टेरॉइड ले लेता हूँ। मैंने जैसे ही स्टेरॉइड लिया वो एरिया 4 मिलीग्राम तो ये एरिया जैसे लगा टाइटनेस, मैंने तुरंत रोका, मैंने वो वेपोराइजेशन में लिया, अपने आप में फ्री वापस जैसे के तैसे ठीक है। मैं फिर ये कैसे समझे? मैं सर के क्वेश्चन का आंसर दूं अगर बड़े अच्छे तरीके से। सर आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी में कंपनी ने बोला कि ये 35 mm इसके अंदर हवा होनी चाहिए। अगर 40 होगी तो भी गाड़ी गड़बड़ चलेगी और अगर वो 30 होगी तो भी गड़बड़ चलेगी। तो हुआ क्या, उसने जानबूझ के खींच दिया तो उसने 40 कर दिया, यानी हवा अपनी मात्रा से ज्यादा बढ़ गई तो भी नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक गया जी। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब ने। मॉइस्चरिंग एंड वार्मिंग इनकमिंग एयर। अच्छा, हवा कितनी भी गर्म आए उसके टेम्परेचर को सेटल करना, ठंडी हवा आए उसको गर्म करना, ये भी किसकी ड्यूटी है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही ड्यूटी है। रेजोनेटिंग चैम्बर्स ऑफ वॉइस। अच्छा, आवाज को रेजोनेंस करना, क्योंकि वो खाली चैम्बर है, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। कंपोनेंट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर हो गया, अब लोअर। अब लोअर में आता है लैरिंक्स, राइट ब्रोंकस, क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई, ट्रैकिया, लेफ्ट ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। ये हमारा बेसिकली अब वो हिस्सा आ गया कि ऑक्सीजन आ तो गई है, अब गड़बड़ कहीं है, देख ढूंढनी है हमें। फंक्शन, larynx maintains the open airway, routes food, air, approximately assistant sound production। यानी आपको एक रास्ता देती है जहां से हवा जाती है, पानी जाता है, भोजन जाता है और आवाज को प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रैकिया, ट्रांसपोर्ट एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स। ब्रोंकाई, ब्रांच इनटू द लंग, ये इसका काम है बांटना। लंग्स, ट्रांसपोर्ट एयर टू एल्वोलाई फॉर गैस एक्सचेंज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसा कि हम बहुत बार अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, जो लंग वाला पेशेंट, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी? अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, मान लीजिए एक इंसान का लंग है, इसमें एल्वोलाई है और इस एल्वोलाई के अंदर ब्लड सप्लाई लेके आया हमारा वेनस ब्लड। वेनस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। अब ऊपर से आ रहा है ऑक्सीजन, लेकिन एल्वोलाई अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेगी और ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगी। देखिए, ये भी एक डिफेक्ट की काम की चीज है भाई। ऑक्सीजन ऊपर से तो आ रही है लेकिन नीचे एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो आपकी बॉडी में क्या घूमती रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम देखते हैं कई बार लंग्स वाले पेशेंट में एबीजी कराते हैं और एबीजी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी पाते हैं। वो बढ़ी कुछ नहीं है सर, एल्वोलाई एक्सचेंज नहीं कर पा रहा। अरे आपने तो ऑक्सीजन दे दी सिलेंडर लगाकर, लेकिन एक्सचेंज नहीं हुआ, ब्लॉकेज हो गई। यानी जितनी सप्लाई ऑक्सीजन की आनी चाहिए थी और कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर जानी चाहिए थी, वो सप्लाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। एक्सचेंज कैसे बिटवीन दी ब्लड एंड एल्वोलाई, इसको डिटेल में समझते हैं। ब्लड फ्लो आया, स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आया, स्मॉल पल्मोनरी वेन के अंदर आया, मतलब वेन से आया गया और आर्टरी से वापस जाएगा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन यही होती है। हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता, लंग ही ब्लड की प्यूरिफाई करके ही हार्ट में वापस डालता है। अब ब्लड फ्लो आया, ये आया, देखिए ये वेन से आ रहा है, इसमें जाएगा एल्वोलाई के अंदर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कार्बन जो हमारी डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाए, और ऑक्सीजन अपने साथ लेके ब्लड वापस चला जाएगा। ऐसे होता, देखिए O2 अंदर आ रहा है और CO2 बाहर जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ श्वासा, श्वासा is mainly caused by the Vata and Kapha dosha. Shwasa is broadly classified into 5 types.
अब श्वास को अगर मैं बात करूं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी की, अगर जी डॉक्टर साहब, ये जो ऑक्सीजन इधर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है, ठीक है? तो ऑक्सीजन के साथ अन्य भी आता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया और कार्बन, तो वो क्लियरेंस यही होता है। सर दो बातें हैं इसमें, दो बातें हैं सर। पहली क्लियरेंस था ना आपका, ये नॉस्ट्रल करता है, सबसे पहला फिल्टर आपका ये है। दूसरा बात सर, एग्जांपल में समझाऊंगा। सर मान लीजिए किसी पेशेंट का कैल्शियम 9 ग्राम है, नॉर्मल लिमिट 8.5 से हम 10 मानते हैं। अच्छा, आपके कैल्शियम देने से, लगातार देने से 11 तो हो नहीं जाएगी, 12 भी नहीं हो जाएगी, क्यों? ये आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे पास भी इसका रेडीमेड आंसर नहीं समझे आप सर बात के लिए। आप प्रोटीन कितना भी खा लो, नॉर्मल प्रोटीन से ऊपर को 10 तो हो नहीं जाता। 6.5 6.5 की वैल्यू है, 6.5 से बहुत चला जाएगा तो 7.5, बट वो 10 नहीं हो जाएगा, क्यों? एग्जैक्टली सर, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही रखेगी, बाकी वो बाहर फेंक देगी, उसके काम की चीज ही नहीं है। सिमिलरली जो आपने प्रश्न पूछा, यहां जरूरत ऑक्सीजन की है, इसलिए बाकी वापस निकल जाएगा बर्फ के अंदर, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन एंटर करेगा। मतलब अगर मुंह से भी सांस ली, देखो मान लो नाक में तो फिल्टर है, लेकिन मुंह में तो फिल्टर नहीं है ना, इसमें गया जाएगा तो है ही, लेकिन सिर्फ ये क्या पहचानता है, जैसे एक पॉजिटिव वे में समझिए आप, सर आपके पास एटीएम है, आपने मशीन में डाला, पिन कोड गलत डालते रहो, कभी जिंदगी में एटीएम एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो भगवान ने पहले से पिन कोड सेट कर रखा है, O2 का पिन कोड सेट है, O2 आएगा एक्सेप्टेड, उसके अलावा कुछ भी आएगा नॉट एक्सेप्टेड, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मरीज को जो कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में है और मर गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मर गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए मर गया। वो घुस नहीं गई कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी इसको, बॉडी एब्जॉर्ब पद है तो कहां से निकालेगी बॉडी, इससे तो निकालेगी नहीं, यहां सबसे ज्यादा निकालना था, इसीलिए। तो आप समझ लीजिए भगवान का बना एटीएम सिस्टम है, सही पिन नहीं होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा। अब बात कहते हैं वाता एंड कफा। बेसिकली वात को अगर मैं बोलूं तो नर्व, आपका न्यूरोजेनिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब बात है। आई एम टॉकिंग, आई एम लुकिंग, मेरी उंगली चल रही है, मैं, मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, मेरे अंदर ब्लड दौड़ रहा है, यानी एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स नर्व्स इज बिकॉज ऑफ दी वाता। कफ क्या है? आपकी बॉडी के अंदर कफ का मतलब बलगम फैलगम नहीं है, कफ का मतलब जितना भी लिक्विडिटी, म्यूकस आपकी बॉडी में है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम कफ कहते हैं। यानी आपकी बॉडी में यहाँ दो चीज डिस्टर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड एज कफा एंड वाता। यानी नर्वस सिस्टम डैमेज होगा और कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन दी बॉडी हुआ, जिसकी वजह से ही हो रहा है। फ्लूइड एक्सेसिव भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। नहीं समझे आप सर? दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना। अब ये तो कहते हैं बलगम कहां से आई, अब मैंने कहीं हवा में तो बलगम तो खाई नहीं, हमारी बॉडी ने एक्सेसिव प्रोडक्शन कर दिया बलगम का, वही तो आप थूकते हैं। यानी हमारी बॉडी को जितना बनाना था उससे ज्यादा बना दिया, तो वो क्या होगा, लंग में आएगा, भैया बाहर निकाल। अच्छा, बॉडी तो डिफेंस मैकेनिज्म कर रही है कि भैया बाहर निकाल दे, आराम पड़ जाएगा, और नहीं निकला तो इसलिए क्या कहते हैं, सबसे सही देखो, अगर आप भी प्रैक्टिस करते हैं, दुनिया को डॉक्टर करे, वो कहता है जी भाई अगर लंग में बलगम है, नहीं निकलेगा तो इसकी सांस ठीक नहीं होगी, तो तुम कुछ कर लो। हम उसको कितना भी प्रयास कर ले, इसलिए हम कहते हैं भाई नेबुलाइज कराओ, स्टीम दिलवाओ, बोलो खकार के थूक बाहर निकाल। अच्छा, बच्चों की कैसे निकालते हैं? लैट्रिन के रास्ते निकालते हैं, कि बच्चे थूक नहीं पाते हैं। मतलब बॉडी में अगर जमा है एक्सेसिव कुछ भी, वो बॉडी के काम की नहीं है, वो पड़ा है, अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो आपकी बॉडी बीमार होगी ही होगी। तो महाश्वास, उद्र श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास एंड शुद्र श्वास, ठीक है जी। पैथोलॉजी, ड्यू टू excessive intake of kapha aggravating food and regime, the kapha along with vata gets into the पित्त स्थान and causes श्वास। अब समझने की बात है मार्च में क्यों होता है। हमने सर्दी के मौसम में सबने शरीर को गर्म रखने के लिए खूब सारा माल मसाला खाया, घी खाया, किसी ने लड्डू खाया,
किसी ने ऐसी चीजें खाई, बादाम खाया, काजू खाया, अंडा खाया, कुछ भी खाया, खा लिया आपने, अब आपकी बॉडी में हो गया। अभी उसी प्रकार है, गर्मी पड़ी, ये पिघल गया, अब इसको बाहर निकलना है, क्योंकि बॉडी ने जितना रखा था रख लिया, बाकी बॉडी बाहर निकालना चाहती है। अगर बॉडी बाहर नहीं निकाल पाएगी, सांस। इसी प्रकार जब दिवाली का समय होता है, जब ये फिर उस समय फिर दिक्कत होती है, क्योंकि आप गर्म में थे, गर्म में तुरंत ठंड आ गई। जैसे आप गर्म पानी की, गर्म तवा कर लिया, पानी डाला, फिर भाप। दोनों ही केस में सांस फूलती है। उस वाले में बलगम नहीं निकलती, लेकिन इस वाले में बलगम बहुत निकलती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, LRTI, UTI सीजन में क्यों आता है? इसी वजह से आता है। अच्छा, मैं कहूं कि डॉक्टरों की बात कहें तो भाई हम कहते हैं सीजन कहते हैं। सीजन पेशेंट के लिए बीमारी का, हमारे लिए मरीज की सेवा करने का, दोनों ही बातें। अब इस स्थिति के अंदर, क्योंकि मरीज चाहते ना चाहते कर्म करता है और बॉडी अपने आप को साफ करना चाहती है, सफाई करते वक्त कुछ रुक गया तो गड़बड़। अच्छा, आप देख लीजिए, कभी भी एज्मा फीमेल से ज्यादा मेल में होता है। क्यों होता है? रीजन, क्योंकि उनकी बॉडी में मंथली प्यूरिफिकेशन होती है, सफाई होती है, आदमी में कम होती है, इसलिए कष्ट ज्यादा होता है। क्लासिफिकेशन तमक श्वास। तमक श्वास इज वन ऑफ द टू टाइप्स, नेमली प्रथमक श्वास और में फीवर। अच्छा देखिए, अब समझने की बात आ गई। तमक श्वास जिसे हम एज्मा कहते हैं, इसमें क्या होगा? फीवर भी आ सकता है, फेंटिंग भी होती है और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन भी होती है। इंडाइजेशन इसका एक फीचर है। स्थान श्वास स्पेसिफाइड बाय टेकिंग ऑफ कोल्ड रेजिम। अगर आपने ठंडी चीजें ली, ये प्रोवोक कर जाएगा। ये कहते हैं ना भाई, अब मौसम आ गया तो अब जो पानी है, किसी ने कहा गर्मी बहुत लग रही है जी, लो जी ठंडा पी लिया, इस समय तुरंत ठंडा लेना। अच्छा, ठंडा आपने जून में पिया, कुछ नहीं होगा। अभी पिया, छाती। अच्छा, जिन लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? किसी को प्यास लगी, उसने गर्म पीने की बजाय लगाया नॉर्मल पानी, पी लिया, हो गया। अच्छा, गर्मी लगी, यार गर्म मत दे यार, वैसी गर्मी हो रही है, अब मौसम चेंज। अच्छा, वही पानी जब आप दिसंबर में पीते हो, कुछ नहीं होता। जनवरी पीते हो, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे आपका 15 फरवरी बीती, ये मौसम बदलाव लेता है और चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फैक्टर विशेष प्राणवास स्रोतस आर। अब इसके क्या है? फिजिकल वेस्टिंग, एक्सेसिव आप अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करेंगे तो आपके मसल्स वीक होंगे और वो रिटेन नहीं कर पाएंगे किसको? कफ को। वेट धारणा, रिटेंशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, जैसे कि नेचुरल अर्जेस में सुसु है, पेशाब है, डकार है, पाद है, भूख की इच्छा है, नींद की इच्छा है, इनमें से ऐसी कोई भी जो नेचुरल अर्जेस है, मतलब बॉडी मांग रही है, अगर आप परिपूर्ण नहीं करेंगे तो भी आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। रुक्षता, लॉस ऑफ अनचेसनेस इन दी बॉडी, बॉडी में ड्राइनेस। अच्छा देखिए, सर्दी में बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, कॉमन फीचर है ना। अच्छा, जिन लोगों ने अपनी बॉडी लुब्रिकेट करी, उनकी सांस कम फूलेगी। जिन्होंने सिर्फ ढक के रखा, लुब्रिकेशन नहीं दी। अच्छा, ढकने से क्या होगा? लुब्रिकेशन तो मिल नहीं जाएगी, ठंड बच जाएगी बस, लेकिन लुब्रिकेशन नहीं मिलती, चिकनाई नहीं मिलती। क्यों? जितनी ठंडी एयर जाती है वो सब लुब्रिकेशन को सुखा जाती है। उदाहरण के रूप में आप बॉडी में तेल लगाएं, हवा में बैठ जाए, 2 मिनट बाद सूख जाएगा सब कुछ, क्योंकि हवा उड़ा ले जाएगी, अपने साथ हवा उड़ा ले जाएगी। वेदना, कस्टम फिजिकल एक्सरसाइज। कस्टम का मतलब, एक आदमी को उठाना था जी 5 किलो, और भैया देख के कोई बेटी गलत ना माने, बहुत से लोग जी दिख गिरी, आंटी दिख गई, औरत दिख गई, लो जी एक बारी में 10 किलो। अच्छा यार, पहलवानी के चक्कर में ज्यादा, उनकी भी सांस फूलती है। जो लोग जिम में मरते हैं, वो इसलिए नहीं मरते कि वजन उठा रहे थे, अपनी क्षमता से ज्यादा उठा रहे थे, इसलिए कार्डियक प्रेशर जनरेट हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई और वो प्रॉब्लम में आ गए। शुद्धा, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, बहुत लंबे समय तक आप भोजन ना करें तो भी ऐसा हो जाएगा। दुर्श्वासा, क्रॉनिक एलिमेंट, these factors not only appreciable in weakening of the strength of lung but the make heart but make them prone to element of lungs and heart। यानी ऐसी बीमारी है, जैसे एग्जांपल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई भी क्रॉनिक बीमारी आपकी ग्रेजुअली लंग्स की वीकनेस करती है। अब है जी गैसियस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पॉल्यूटिंग एयर, रजा एंड धुनी इन वायु। अगर आपकी एयर में पॉल्यूटेंट है, जिसे कहते हैं पॉल्यूशन बढ़ गया जी, तो भी होगा साहब ये। ड्यूलिंग इन कूल एंड डैम्प प्लेस,
अब आप चले जाओ जी हिमालय के ऊपर, ऊपर जाके एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम हो जाती है क्योंकि वहां ठंड बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंट एक्टिविटी कॉजिंग वेस्टिंग ऑफ बॉडी। अब वेस्टिंग ऑफ बॉडी का मतलब कि भाई आप अपने आप के वेट रिडक्शन पे बहुत ध्यान दे रहे हो लेकिन उसके लिए न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे। मेटाबॉलिक एंड इम्यून टॉलरेंस इन बॉडी, अगर आपका इम्यून सिस्टम फॉल कर रहा है तो भी ऐसा होगा। उसके बाद है जी धमत को वाइटल ऑर्गन्स डैमेज, इंजरी हो जाए साहब, सडन इंजरी, हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, किडनी को, ब्लैडर को, तो भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद इनटेक ऑफ अनहोलसम फूड। अब जैसे एग्जांपल अनहोलसम का मतलब हो गया साहब आपके खांसी है हल्की सी और आप कहो जी मैं तो दही के बिना जी नहीं सकता, तो क्या होगा, हो गया गड़बड़ मामला। Difficulty in breathing and shortness of breath may be simply termed as श्वासा asthma. Stomach श्वासा bronchial asthma is a chronic disease causing inflammation, occasional obstruction of airway. इसमें भी सूजन आती है और obstruction, सूजन की वजह से रास्ता सिकुड़ गया। Stomach bronchial asthma exacerbate an acute episode of shortness of breath, coughing, wheezing and chest discomfort. इसमें क्या होगा, wheeze, हम ऑस्कल्टेट करते हैं, सीटी जैसी आवाज जो आती है उसे वीज कहते हैं हम। सीटी जैसी आवाज क्योंकि नैरोइंग होगी, रास्ता सिकुड़ गया तो कैसी आवाज आएगी, सीटी जैसी। अच्छा क्रेप्स क्यों आते हैं, जब पानी भर जाता है, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। कॉजेस, stomach श्वास caused by the inflammation in the airway. When an asthma attack occurs, the muscle surrounding the airway become tight and lining of the air passage swell. This reduce the amount of air that can be passed. अब क्या हुआ जी, सूजन हो गई तो मान लीजिए ऑक्सीजन जानी थी 100 ग्राम और जा रही कितनी 10 ग्राम, तो सांस फूलेगी फूलेगी। इन सेंसिटिव पीपल stomach श्वास कैन बी ट्रिगर्ड बाय ब्रीथिंग एलर्जिक। अच्छा बहुत से लोगों को एलर्जिक होता है, एलर्जिक के अंदर सेंस जो मैंने आपको बताया ना, स्प्रे से, किसी को पेंट से, ताजा पेंट हो जाए कहेगा भाई साहब मेरे को सांस फूल रही है, वो क्यों, इसकी वजह से होता है। अच्छा दो टाइप होते हैं, एक एपिसोडिक और एक क्रॉनिक। ट्रिगरिंग फैक्टर के अंदर है हाउस डस्ट, पॉलन, मोल्ड, एनिमल डेंजर, एनवायरनमेंट के अंदर कोल्ड ड्राई क्लाइमेट, कुकिंग गैस की फ्यूम्स, पैसिव सिगरेट स्मोकिंग, पेंट और स्प्रे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ड्रग एस्पिरिन एंड पेन किलर भी ये कॉज करती है। यहां पर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन नहीं है, यहां पर क्या बॉडी की सूजन जबरदस्ती और घटाई जा रही है जिसकी वजह से किडनी पर लोड आ रहा है और सर्कुलेशन हैम्पर हो रही है जिसकी वजह से ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। कलरिंग एजेंट ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेटिव एंड आइसक्रीम्स। अच्छा आइसक्रीम गर्मी के मौसम में तो ओके है, लेकिन इस मौसम में खाओगे तो पक्का पक्का होगा। एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज पर्टिकुलर कोल्ड एंड ड्राई डे, बहुत ठंड के दिन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए और दिन बिल्कुल सूखा ड्राई डे है उस दिन भी नहीं करनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है आपकी सारी बीमारियों की उत्पत्ति। अच्छा एक बात बताऊं, स्ट्रेस तो उस बच्चे को है जिसको उठ के स्कूल जाना है, जिसका 10वीं का पेपर है, 12वीं का पेपर है। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारा व्यापार, 60 साल के बाबा जी इसलिए स्ट्रेस में है कि मेरे लड़के क्या होगा, 70 हाँ 70 साल का जो है उसको स्ट्रेस है कि भाई मेरे लड़का के पोता पोती की ब्याह होगा कि नहीं होगा। अच्छा अम्मा जी से पूछ लो जी क्या चाहिए, भाई तुम पोते का ब्याह दिखा दे मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। मतलब स्ट्रेस की तो कोई परिभाषा है ही नहीं। अगर आप बोले 10 रुपए वाला भी स्ट्रेस में और 1 करोड़ वाला भी स्ट्रेस में, स्ट्रेस की तो कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेस अगर आप अपने साथ लेके चल रहे थे कि आएगा और चला जाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रह जाएगा, ठहर जाएगा तो सब खराब कर जाएगा। ऑक्यूपेशनल वुड एंड कॉटन डस्ट एंड केमिकल्स causes stomach श्वास as per the Ayurveda, intake of dry, cold, heavy, incompatible food, irregular intake of food, excessive intake of black gram, beans, sesame and meat of aquatic animals. aquatic यानी कि मछली बहुत ज्यादा लेने से भी सांस में दिक्कत आती है। इसका उपचार भी मछली से हो तो छोटी मछली से, लेकिन एक्सेसिव नहीं लेना चाहिए। अच्छा जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं उनके लिए ठीक है क्योंकि वहां तो हवाई ड्राई चलती है, हमारे लिए ठीक नहीं है। इनटेक ऑफ कोल्ड वाटर एक्सपोजर ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, इससे भी होता है जी, ठंड पकड़ ले छाती में सांस फूल जाएगी। डस्ट, स्मोक से, एक्सरसाइज से, थ्रॉट और चेस्ट वाइटल ऑर्गन से और सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस से। अब साइन सिम्टम लेते हैं। ब्रेथलेसनेस अलोंग विद फोर्सिबल एक्सपिरेशन, सांस फूलेगी लेकिन फोर्सफुली जबरदस्ती
इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, मतलब आपको सांस निकालने में तकलीफ आएगी, अंदर तो आ रही है लेकिन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में दिक्कत आ रही है। कफ, खांसी होना, वीज होना, टाइटनेस ऑफ चेस्ट होना, थिकनेस ऑफ म्यूकस स्पूटम होना, एग्रीवेशन ऑफ अबव सिम्टम ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। यूजुअली कैसा होता है, रात के समय, सुबह ज्यादा होता है, दिन भर कम होता है। फेंटिंग ड्यूरिंग द ब्रॉट ऑफ कफ, भैया चक्कर खा के गिर गया खांसी की वजह से, नींद नहीं आ रही, डिस्कम्फर्ट है, गेट कंफर्ट इन सिटिंग पोस्चर एंड स्वेटिंग ऑन फोरहेड, सर पे ज्यादा पसीना आना। Most people with asthma have attacks separated by symptom-free periods. Some people have long-term shortness of breath with episodes of increased shortness of breath, either wheezing or cough may be main symptom. Asthma attack can last for minutes to days and can become dangerous in the airflow is severely restricted. Asthma attack इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कई बार मरीज की ऑन स्पॉट डेथ भी हो जाती है। सिम्टम इंक्लूड कफ होगा, स्पूटम आएगा, जब आप थूकोगे तो बलगम निकलेगा, पुलिंग ऑफ स्किन, स्किन अंदर, हड्डी अंदर की तरफ खींचेगी, ऐसा लगेगा कि अंदर छाती कोई खींच रहा है, खांसी करते हुए ऐसा लग रहा है अंदर कोई खींच रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट रिवर्सन विद एक्सरसाइज, अच्छा सांस फूलने लगेगी एक्सरसाइज करने के बाद। इमरजेंसी क्या होता है, ब्लूइश कलर ऑफ लिप्स एंड फेस, मेरा चेहरा नीला या मेरे होठ नीले पड़ जाएं, ये इमरजेंसी है। डिक्रीज लेवल ऑफ अलर्टनेस, आदमी बेहोश जैसा महसूस हो, अलर्टनेस का मतलब आप कोई भाई साहब क्या हुआ उसको पता नहीं चल रहा, इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रही है, अटैक पड़ गया है। सीवियर ड्राउजीनेस एंड कंफ्यूजन ड्यूरिंग एस्मा अटैक, एक्सट्रीम डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस में बहुत तकलीफ है, रैपिड पल्स, पल्स रेट बढ़ जाएगा, सीवियर एंजाइटी ड्यू टू शॉर्टनेस, वो मरीज एक जगह बैठ नहीं पाएगा, उसका मन दाएं बाएं भागने का करेगा, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आएगा। अदर सिम्टम दैट में आकर विद डिजीज, वो कौन से हैं, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, कभी सांस चढ़ जाती कभी उतर जाती है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज इन ब्रीदिंग, टेम्पररी स्टॉप्स, चेस्ट पेन एंड टाइटनेस ऑफ चेस्ट, यानी छाती में दर्द होना और छाती में खिंचाव होना भी अस्थमा के लक्षणों में से एक है। Who get asthma? If someone is family already have asthma, अच्छा मेरे पूर्वज अगर अस्थमा से ग्रसित हैं तो हाई पॉसिबिलिटी कि मुझ में भी अस्थमा होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो वो बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी बचपन में जो अस्थमा होता है वो इसी वजह से होता है कि उनकी पूर्वजों में किसी को अस्थमा था। एलर्जी टू पॉलन, बहुत से लोग डस्ट से एलर्जी है, किसी को पेट से एलर्जी है, किसी को पेट के बालों से एलर्जी है। एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक, एयर पॉल्यूशन, इनहेल इरिटेंट दैट मे कॉज अस्थमा इन दोज अंडरलाइंग टेंडेंसी ऑफ अस्थमा अटैक, ये सब कारण है। एनी रिलेशन है स्टार्टिंग अस्थमा का, अस्थमा कैन स्टार्ट एट एनी एज, ये किसी भी उम्र में, बट इसके जो पहले सिम्टम है पहली बार 10 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। What causes asthma? Not fully understood. अस्थमा के बारे में एक्चुअली क्लियर पिक्चर किसी के पास नहीं है, किसी भी रीजन से प्रोवोक हो सकता है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है, तीनों कारण है। Allergens from the house dust, millets, pest कॉमन है। Most allergens are pollen and molds can cause asthma. Some patient will have asthma with no choice for allergy. अच्छा एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, ये सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं अभी। वेदर इसमें सबसे बड़ा, कोल्ड विंड, ह्यूमिडिटी एंड स्टॉर्म। अच्छा ह्यूमिडिटी का मतलब जब बारिश हो ना रही हो, बादल छाए हो, नीचे से गर्मी निकल रही हो, ह्यूमिडिटी, उसमें भी सांस फूलती है। बहुत ज्यादा ठंडी हवा चले तो भी सांस फूलती है। ये ट्रिगर है जिनकी वजह से अस्थमा का अटैक पड़ता है। कोल्ड एयर कैन ऑल्सो बी डायरेक्ट इरिटेंट इफेक्ट ऑन इन्फ्लेम एयरवे। इन सब साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं बहुत से लोगों में। अच्छा सोच के चिंताग्रस्त हो गए, अटैक पड़ गया। जैसे अगर देखें जो हम हिस्टीरिया के पेशेंट देखते हैं, वो क्या होता है उसके अंदर, घर में मियाँ बीवी को कलेश हुआ, बीवी की सांस फूल गई, वो क्या था, हिस्टेरिक अस्थमिक अटैक था, अस्थमा अटैक, लेकिन हिस्टीरिया की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, साइकोलॉजिकल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नॉट एंजॉइंग द वर्क, वर्किंग अबाउट योर फैमिली, दैट कैन आल्सो ट्रिगर योर अस्थमा अटैक। व्हाट इज एक्यूट अस्थमा एंड व्हाट इज अ क्रॉनिक अस्थमा? अच्छा एक्यूट कुछ मिनट के लिए होता है और जो क्रॉनिक होता है वो कई बार लंबे समय तक रहता है। एक्यूट आया और चला गया। कॉन्टैक्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल, अस्थमा अटैक रिक्वायर मोर मेडिकेशन देन रिकमेंडेड, ठीक है जी। व्हाट कैन बी कॉन्टैक्ट? सिम्टम गेट वर्सन, डू नॉट इंप्रूव विद ट्रीटमेंट,
यानी इसमें मरीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के ये ऑटोमेटिकली इंप्रूव नहीं करेगा। 50 to 80% ऑफ योर पर्सनल बेस्ट पीक फ्लो मेजरमेंट। पीक फ्लो मैनेजमेंट जो फूक के चेक करते हैं वो 50% से ऊपर होनी चाहिए। ड्राउजीनेस और कंफ्यूजन हो जाए तो भी, सीवियर शॉर्टनेस, बहुत ज्यादा सांस फूल रही तो भी डॉक्टर के पास जाएं। पीक फ्लो मेजरमेंट हो 50% तो भी आपको जाना चाहिए। सीवियर चेस्ट पेन हो रहा हो तो भी डॉक्टर के पास जाएं। ब्लूइश लिप्स या फेस हो रहा है तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। एक्सट्रीम डिफिकल्टी ब्रीदिंग, रैपिड पल्स हो तो भी, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी है और टैकीकार्डिया हो जाए, पल्स रेट बढ़ जाए, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना चाहिए। आउटलुक, प्रोग्नोसिस, अगर इस अटैक को विद प्रॉपर सेल्फ मैनेजमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए, अस्थमा कैन लीड नॉर्मल लाइफ। यानी मरीज एक डॉक्टर की परामर्श में रहे और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रहे, उसको पता लग जाए भाई किस कारण से मुझे होता है। अगर उसको डॉक्टर ये बता दे भाई तेरे को इस कारण से हुआ, तो उसको नोट कर ले और मेरे रेगुलर टच में मेरे फॉलोअप में आता रहे, तो ये मरीज नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, उसको कोई इमरजेंसी का सामना करने को नहीं पड़ेगी। अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन नाम है मौत। डिक्रीज एक्सरसाइज, भैया वो खाट पकड़ लेगा। स्लीप नहीं आएगी, परमानेंट चेंजेस फंक्शन ऑफ लंग, लंग हमेशा नॉर्मल नहीं रहेंगे, परसिस्टेंट कफ रहेगा और ट्रबल ब्रीथिंग दैट रिक्वायर ब्रीथिंग असिस्टेंस, वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ जाती है। एग्जाम टेस्ट क्या होते हैं इसके साथ में साहब? एलर्जी टेस्ट कराइए। वीजिंग के लिए नॉर्मल आप लंग से टेस्ट कर लें, यानी कि हमारे ऑस्कल्टेशन से टेस्ट कर लें। उसके बाद आर्टेरियल ब्लड गैसेस, एबीजीज की बात कर रहा हूं मैं, इजिनोफिल काउंट है, चेस्ट एक्सरे है, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएं, पीक फ्लो मेजरमेंट चेक कराएं, मेथोलिक चैलेंज टेस्ट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट जो कंफर्म करता है कि ब्रोंकियल एस्मा है। मैनेजमेंट क्या है? अवॉइड डिजीज ट्रिगर एंड इटोलॉजिकल फैक्टर। प्यूरिफिकेशन, अपनी बॉडी की शुद्धि करें, शरीर से गंदगी बाहर निकालें। इस मौसम में अगर योगा की बात करें तो बहुत से लोग कुंजल करवाते हैं, नमक वाला पानी पी, भैया उल्टी कर दे, पलकम वलकम जो जमा होगी सब बाहर निकल जाए। वो क्यों करवाते हैं? उससे लंग एकदम साफ, जो अटकी अटकाई है ना वो अपने आप नहीं निकलेगी। लेकिन नमक वाले पानी से, सेंधा नमक पानी का 1 जार भर के पिलाइए और उल्टी करवा दीजिए, लंग साफ हो जाता है। ऐसे पेशेंट में इस मौसम में कराने से उनका पूरा साल आराम से कट जाता है, बार बार डिफिकल्टी नहीं होती है। मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डिजीज आप दीजिए। आहार का डाइट और लाइफस्टाइल बताइए कि भैया तेरे को क्या सूट करेगा, क्या सूट से देखो। जैसे ठंडी चीजें, खाना हमेशा गर्म खाओ, ठंडा मत खाओ, आइसक्रीम अवॉइड करो, दही को अवॉइड करो। इसी प्रकार मैनेजमेंट, एक्यूट एपिसोड हो तो क्या करना है? रिजुविनेशन थेरेपी देनी है उसको क्या नाम है, आप उसकी बॉडी को इंप्रूव करने के लिए, लंग इंप्रूव करने के लिए आप ड्रग दें उसको। जैसे कि ड्रग के अंदर मैं बोलूं तो बहुत से पेशेंट के अंदर हम लोग उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर, कई लोग उसको आंवला खिलवाते हैं, कई लोग हर्तकी रसायन देते हैं, वो भी इसमें काम करता है। अगर हर्तकी रसायन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है। अस्थमा वाले पेशेंट को भैया जब अटैक पड़ा तब तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब अटैक नहीं है रेगुलर कर कि तेरे को अटैक की जरूरत ना पड़े। स्मोकिंग अवॉइड करनी, कोल्ड एयर अवॉइड करनी, गैस एंड डस्ट पॉल्यूशन से अवॉइड करना है। फ्रेशनर, अनचेस्ट डाइट, फास्टिंग, अनवांटेड ड्रग एंड कस्टम एक्सरसाइज, राइनाइटिस से बचें, ह्यूमिडिटी से बचें और फिजिकल वेस्टिंग से बचें। टोबैको बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, जिन लोगों को अस्थमा अटैक पड़ता है उनको टोबैको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, नहीं तो बार बार पड़ता रहेगा। शोधन चिकित्सा इसके अंदर है। रेगुलर परकेशन, यानी ऐसे पेशेंट के अंदर अगर आप उसको लूज सिरप दे देते हैं, हम बच्चों ही दो ही काम करते हैं, तो वो क्या होगा, जितना भी मल गंदगी जमा है वो लैट्रिन के रास्ते निरंतर साफ हो जाएगा। ये सब घोल दे सकते हैं। क्रीमाफिन, वो कहे मेरा पेट साफ होता है, पेट साफ करने नहीं दे रहा हूं, लंग में जो गंदगी जमा हो गई उसको साफ करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि वो ब्लड के माध्यम से, आंतों के माध्यम से साफ हो जाएगा। यूज उरोस्नेन, उसको बोलो कि भाई रेगुलर बेसिस पे ऑयल लगा, चाहे वो 2-3 लहसुन डाल ले, जा सके मसल की। लवण तेलम, ये बहुत 5-7 साल पुराने जब इस किताब को, इस बीमारी को पकड़ा गया, लिखा गया किताब के अंदर, तब पता लवण तेल यानी सेंधा नमक तेल में डालकर उससे मालिश करने से आपको क्या होता है, क्योंकि सेंधा नमक एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, पीना नहीं है, लगाना है। शमन चिकित्सा के अंदर शुद्ध टंकन, श्वास कुटार रस, मधुयष्टि क्वाथ,
दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ब्रोंकोडायलेटर के लिए कनकासव या कंटकारी अवले दे सकते हैं, सोमलता का चूर्ण दे सकते हैं, हरिद्राखंड, रस माणिक्य, प्रवाल पंचामृत, शेषाद्री क्वाथ, या हम सोमलता इसको और इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। आर में डाइट और लाइफस्टाइल एक्सप्लेन करना उसको डिटेल में, कंप्लीट रेस्ट कराएं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दे, ऑक्सीजन अच्छी देनी है, सोम चूर्ण को वासादी क्वाथ का कनकासव दे, मधुएष्टि दे, च्यवनप्राश, अश्वगंधा और अमृतपास। अच्छा, अश्वगंधा बेसिकली क्या करता है, रेजुनेटर की तरह काम करता है। वो ऐसे पेशेंट को देने से उसका जो नर्वस सिस्टम है वो एनहांस होता है, क्योंकि अश्वगंधा न्यूरोजेनिक टॉनिक है। तो अस्थमा वाले पेशेंट में अगर लंबे समय तक आपको 3 महीने 6 महीने अगर खिलाना पड़े तो कोई हार्म नहीं है, क्योंकि यहां पर बॉडी मांग रही है। अरे बॉडी नॉर्मल है तो फिर जरूरत नहीं है, लेकिन बॉडी मांग रही है तो जरूरत है। कंटकारी बहुत अच्छा द्रव है। वसा, शुंठी, शुंठी सौंठ को कहते हैं, भारंगी हो गया, पुष्कर मूल हो गया, काक्षणी हो गया, हृद्रा हो गया, शीरीष हो गया। ये उनकी फिगर्स हैं जो ये बीमारियों में काम करती हैं। ये द्रव्य हल्दी, दूध, हल्दी वाला जो हमने कोरोना काल में पिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है और अस्थमा अटैक से बचाता है। सौंठ, अदरक हम देते हैं ना, अदरक, शहद, काली मिर्च, हनी डस्ट जो आप पिलाते हो बेसिकली वो क्या है, वो इसी के इंग्रेडिएंट्स बने हुए। ठीक है सर, एनी मोर क्वेश्चंस? मेरी पीपीटी समाप्त। नरेंद्र जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर साहब। आज एक पेशेंट है मेरे पास, अचानक उसको स्वेटिंग खूब हो रहा था नाइट में 2 बजे से। डॉक्टर साहब को ना चलने की बहुत जल्दी है। मैं एक बात बताऊंगा प्रैक्टिकली, दिल से बताऊंगा सर। जो कंसल्टेंट 1100 रुपये फीस लेता है ना, वो ओपीडी में बैठने के नहीं लेता, वो जगह जगह जाके ज्ञान लेने के 1100 लेता है। क्योंकि अगर आपका नॉलेज एक अपर लेवल पे है तो आज के 100 रुपए का नुकसान कल को 1000 रुपए बन के मिलेगा। सर देखो, किसी को मजा नहीं आ रहा, मैं भी अपना 2 घंटे ओपीडी छोड़ के आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि अभी आप तुरंत मुझे कुछ दे रहे हैं। सर एक बार आया था, फिर हम लोग घर से 1 बजे का गया, 4:30 हो गया। सर मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं सुबह से 2 क्लास लेके तीसरी क्लास लेने आया हूँ और ओपीडी नहीं देखी आज मैंने। आज मैं क्लास ही ले रहा हूँ सारे दिन। क्यों? क्योंकि नॉलेज के बारे में कहा गया, ये जितना ज्यादा प्रचार करती है उतना समाज का भला करती है। रिटर्न क्या मिलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए क्या रिटर्न मिलता है वो इंपॉर्टेंस, मेरे पेशेंट मेरे बढ़ जाते हैं। इसलिए उसको आलंकन मत देखो। आज समझ लो कि साहब मान लो इमरजेंसी बाइक खराब हो गई तो भी तो ओपीडी में लेट होते हो ना, तो आज हमने लेट कर दिया आपको। जी डॉक्टर साहब। वो पेशेंट स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है जी और बॉडी भी फुल था जी नाइट 2 बजे से लगभग जी हो रहा था। वो मॉर्निंग में किसी डॉक्टर के पास गया था तो उसने पीसीएम वगैरह दे करके उसको जी भेजा। तो मेरे पास लो बेटा, दिलवाओ फोटो जल्दी। फिर मेरे पास आया जी तो मैंने बीपी देखा जी तो उनका सिस्टोलिक जो है 100 था, सॉरी 140 था और डायस्टोलिक 100। जी तो मैंने कहा लेकिन स्वेटिंग इतना ज्यादा हो रहा था जी कि मुझे समझ से बात हुआ, तो मैंने सीधा बोला कि आप हॉस्पिटल जाइए और वहाँ दाखिल। जी तो ये क्या हो सकता है? सर देखिए, स्वेटिंग एक्सेसिव होने का पहला कारण क्या है? देखो, आपकी बॉडी में जो स्वेट आता है, एक तो नॉर्मल है कि जी बॉडी टेम्परेचर रेज हो गया, उसकी वजह से आया। दूसरा क्या होता है, जब हार्ट कॉम्प्रोमाइज होता है और वो पंपिंग करने का प्रयास करता है, नहीं कोई भी चीज अपनी क्षमता से ज्यादा प्रयास करेगी तो पसीना आता है। तो जब बीपी पेशेंट का बढ़ा तो उस बीपी बढ़ने की वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और वो पेशेंट लैंड अप भी हो सकता था एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। स्वेटिंग बहुत ज्यादा आना एक है नॉर्मल स्वेटिंग। अब मैंने जैकेट पहन रखी, पंखा नहीं चल रहा, भाई स्वेटिंग आ रही है। वो सर अगर आ रहा है ना, इसका मतलब उसका हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और वो कहीं ना कहीं उसको एंजियोग्राफी करवाकर चेक करना बहुत जरूरी है कि हार्ट में ब्लॉकेज कहाँ है। इतना ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग, अब समझ लीजिए एक्सेसिव स्वेटिंग, किसी को पता चला जी बाहर टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस और पसीना बहुत तेज आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस है। एक्सेसिव स्वेटिंग जून में जब 48 डिग्री सेल्सियस है तो आना नॉर्मल है। तो अगर एबनॉर्मलिटी हो रही है तो उसका मतलब बॉडी अपने आप। अभी के सीजन में तो मेरे ख्याल से नाइट में 2 बजे से
मॉर्निंग इंफेक्शन तो इतना स्वेटिंग का सवाल नहीं। वो सवाल होने का जो रीजन है ना, वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं हार्ट को और ये डिस्टर्ब, पेन भी हो रहा है लेफ्ट साइड। डेफिनेटली सर वो कार्डिक निकलेगा, कार्डिक निकलेगा, कार्डिक। कार्डिक की परिभाषा में दर्द यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसा नहीं खाली यहाँ होगा। ये पीछे था सर। हाँ, और ये रेफर्ड पेन है सर, कार्डिक का रेफर्ड पेन तो घुटनों में भी देखा जाता है आजकल। कार्डिक का रेफर्ड पेन इस उंगली में भी हो सकता है, कार्डिक का रेफर्ड पेन यहाँ भी हो सकता है, इसीलिए करा के देखो आप, निकल आता है। पानी पिलवाओ सर को। धर्मेंद्र जी तब तक आप आइए अपनी ब्रीफिंग, मैं जा रहा हूँ, करो जी। थैंक यू डॉक्टर विकास सर का। ठीक है, सर ने आपको आज अस्थमा ओपीडी के बारे में बताया है। फ्रंट बाबूजी बुला के लाओ, बाबूजी बुला के लाओ, ले जाओ पापा बुला के लाओ जल्दी से। वो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। अगर कहीं आप ओपीडी में कोई दिक्कत वगैरह हो रही है आपको, तो वो आप सर से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी हमारा खुद का कॉलेज भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के हिसाब से संजय रमन आधार फाउंडेशन। ठीक है ना। इसमें कई सारे कोर्सेज वगैरह हैं, CMACD है, BYNS है, BNYS है, और कई सारे कोर्सेज वगैरह जो कम से कम 40 से 50 कोर्सेज है हमारे पास, जो आप कर सकते हैं। और कोई स्टूडेंट आपका अगर है तो आप उसको बता सकते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को या कोई रिश्तेदार को उसको भी करवा सकते हैं। आप जो भी हो, रिश्तेदार वगैरह हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो,